अब बात उस हार की करेंगे। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार की। इनमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और एक राज्य ऐसा था जहां कांग्रेस ने 2018 में सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन वो सरकार टिक नहीं सकी। और अब जब कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि सरकार बनेगी तो नतीजों ने चौंका दिया। दरअसल ये हार राज्यवार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की या प्रदेश स्तर के नेतृत्व की नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की हार है। और सबसे बड़ी हार है। अब आप कहेंगे कि 3 राज्यों में मिली हार को कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार कैसे कहा जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने एक विश्लेषण तैयार किया है। इस विश्लेषण को आप जरूर देखिए। तीन राज्य बीजेपी विजय, कांग्रेस की बड़ी पराजय। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य हैं जहां 2018 में कांग्रेस को बहुमत मिला था। इनमें मध्य प्रदेश में हालांकि बाद में सरकार बदल गई, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार न सिर्फ बनी रही, बल्कि सियासी पंडितों को इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार की सफलता का असर लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद भी थी। पर यह उम्मीद धराशायी हो गई। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में बीजेपी को मिले बहुमत के साथ कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। न राजस्थान में गहलोत का जादू चला, न मध्य प्रदेश में कमलनाथ का अनुभव काम आया, न ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नरवा, गरवा, घुरवा और बारी का छत्तीसगढ़िया प्रथम वाला कॉन्सेप्ट का असर दिखा। जो दिखा वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का जादू था, जो आम जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था। तो सवाल यह कि क्या 3 राज्यों में कांग्रेस की रणनीति काम नहीं आई? क्या कांग्रेस का अति आत्मविश्वास हार का कारण बना? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अति उत्साह भी इस हार का कारण है? और क्या ये घटक दलों को साथ न रखना भी कांग्रेस को ले डूबा? ये सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सारी चुनावी प्लानिंग फेल साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के दम और दावे भी खोखले साबित हुए हैं। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन नंबर का समीकरण अशोक गहलोत के नेतृत्व में बीजेपी के मुकाबले उम्मीदों से भी परे रहा। अब जब सत्ता के गलियारों में चुनाव के नतीजे उम्मीद से उलट साबित हुए तो नए सिरे से समीक्षा शुरू हो गई और सवाल भी उसी समीक्षा का हिस्सा हैं और इनके जवाब कांग्रेस के लिए भविष्य की चुनौती बढ़ा देंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव का टेस्ट रिजल्ट हैं। इंडिया गठबंधन के भविष्य का निर्धारण भी यही नतीजे करेंगे। पीएम मोदी के मुकाबले बड़े चेहरे का चुनाव भी इस नतीजे पर निर्भर है और लोकसभा चुनाव के लिए प्रभावी रणनीति बनाना भी मुश्किल हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि 3 राज्यों में हार कांग्रेस की सबसे बड़ी हार बनने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की लड़ाई एक गठबंधन के रूप में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेसी खेमा अति आत्मविश्वास से लबरेज था। कांग्रेस को कर्नाटक फॉर्मूला लागू करके जीत हासिल करने का विश्वास था। इस विश्वास में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को राज्यों में तरजीह नहीं दी। घटक दलों के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सौतेला व्यवहार किया। इस तरह के व्यवहार से इंडिया गठबंधन के मजबूत होने से पहले ही कांग्रेस ने गठबंधन की डोर ढीली कर दी। इससे हुआ ये कि जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक तरह से डोर संभाल सकती थी, जो एनडीए के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व कर सकती थी, वो कांग्रेस अब गठबंधन के अंदर न जाने किस पायदान पर पहुंच गई है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने सीट देने की बात कही थी, लेकिन बाद में मुकर गए, जिससे एसपी के लीडर सख्त हो गए और हिसाब लोकसभा के दौरान यूपी में करने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद यूपी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की सीटों पर एसपी ने मजबूत प्रत्याशी उतारे, जिन्होंने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब है कि गठबंधन की डोर संभालने में कांग्रेस हार गई। उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में यह हार एक सबक भी है और एक बड़ी हार भी। सबक ये कि सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी को अब नई शुरुआत करनी होगी, और हार ये कि कांग्रेस को अब उन दलों के सामने भी सरेंडर करना होगा जिन्हें विधानसभा चुनाव में या अपनी रणनीति विसात पर तवज्जो नहीं दी गई। इसका उदाहरण भी देखिए। इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान
कांग्रेस नेताओं के व्यवहार पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहती थी कि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को मिले। दावा यहां तक है कि ममता बनर्जी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के भी खिलाफ थी। जबकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने की पक्षधर भी ममता बनर्जी नहीं थी। इसके अलावा जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की राय भी बाकी दलों से अलग थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी होने के नाते गठबंधन में भी माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। उल्टा जो हाथ में था वो भी खो दिया। इसलिए अब आत्ममंथन का दौर शुरू होने जा रहा है। मैंडेट आया है जनता का। मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। आत्ममंथन कांग्रेस के लिए अब बहुत जरूरी भी है, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ये कीमत है विपक्षी दलों के गठबंधन के नेतृत्व का छिन जाना। इसे ऐसे समझिए कि इंडिया गठबंधन के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मेहनत की। नीतीश कुमार के प्रयास से ही दुश्मन भी एक मंच पर आने को तैयार हुए, लेकिन पटना के बाद बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान गठबंधन कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। गठबंधन में नीतीश कुमार एक तरह से साइडलाइन कर दिए गए। मुंबई में बैठक के दौरान नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखे और फिर नीतीश कुमार ने एक बयान से कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया।